नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज जो है माँ छठ पूजा का पर्व है, तो आप सभी को मैं छठ पूजा की जो है हार्दिक बधाई देता हूं, ताकि जो है मैया छठ मैया हैं आपके सभी मनोकामनाओं को जो है पूर्ण करें। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है आप लोग सफल हो जाएं, और सफल होने के बाद जो है आप लोगों से हमारी जो है जल्द मुलाकात हो। ठीक है, तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। लेकिन जाने से पहले जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अंत समय में जाने के बाद जो है जाने से पहले आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 किसमें आ चुका है? तो प्रश्न नंबर 1 है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को कहते हैं। बताइए क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है, माइक्रोसोम कहा जाता है, और मीसोसोम कहा जाता है, या ऑप्शन डी एपिसोम कहा जाता है। तो क्या उसे कहा जाता है? तो उसको मीसोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मीसोसोम कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो है आपके कोलिकर महोदय हैं। कौन है? कोलिकर साहब हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो होता है इसमें, क्योंकि जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित रहती है। ठीक है, किसके रूप में? एटीपी एटीपी के रूप में जो है ये संचित रहती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो इसको कहते हैं एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, क्या कहेंगे? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये इसके खोजकर्ता कौन है? तो कोलिकर साहब है। कौन है? कोलिकर। ठीक है, कोलिकर। ठीक है, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। कोलिकर महोदय जो है माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो राइबोसोम के जो खोजकर्ता हैं दो लोग हैं। ठीक है, एक जो है एक मनुष्यों में, और एक जो है आपका पौधों में। अगर पौधों में पूछे तो कौन है? तो रॉबिन्सन ब्राउन है। अगर जंतुओं में पूछे तो कौन है? तो पैलेट महोदय हैं। ठीक है, इसीलिए इसको इन्हीं के नाम से जो है जंतुओं में पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन हुए? अगर पौधों में पूछे तो रॉबिन्सन ब्राउन, और जंतुओं में पूछे तो पैलेट है। और ये क्या कहते हैं, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है आपका, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और आपका आया मीसोसोम। ठीक है, इसके बाद जो है आपका राइट आंसर है मीसोसोम। मीसोसोम क्या है? मीसोसोम जो होता है बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाने वाला क्या होता है? एक झिल्लीदार अंतर्वलन होता है। क्या होता है? अंतर्वलन होता है। ठीक है, मेसोसोम जो होता है कोशिका क्षति और जो शारीरिक प्रक्रियाओं में है सक्रिय रूप से क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और आपका जो ये हो गया माइक्रोसोम जो है, माइक्रोसोम जो है, माफी चाहूँगा, माइक्रोसोम जो है विषम पुटिका जैसी क्या होती है? एक कलाकृति होती है। क्या होती है? एक कलाकृति होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़ों से फिर से बनते हैं। ठीक है, क्या जो आपका माफी चाहूँगा, गले में थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो माइक्रोसोम है क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़ों से जो क्या होते हैं? फिर से बनते हैं। और ये जो होता है जब यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उनका प्रयोगशाला में जब इनको तोड़ा जाता है, जब इनको विखंडन किया जाता है, तो माइक्रोसोम जो है स्वस्थ जीवित जो कोशिका होते हैं उसमें क्या ये मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आए, तो आपको ये लास्ट जो है आपका एपिसोम बचता है। तो एपिसोम क्या है? ये डीएनए की एक लंबी संरचना होती है। एपिसोम जो है क्या है? डीएनए की एक लंबी संरचना है जो बैक्टीरिया के कोशिका द्रव में मौजूद होती है। किस में मौजूद होती है? तो बैक्टीरिया के कोशिका द्रव में मौजूद होती है, या तो बैक्टीरिया के गुणसूत्रों से जुड़ी होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। बताइए, वायरसों से, कवकों से, जीवाणुओं से, या सहवालों से? तो बताइए किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीवाणु से। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? तो जीवाणु हो गया। तो वायरस की आप बताइए, वायरस के खोजकर्ता कौन है? तो ये वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवान पिस्की हैं। और जीवाणु खोजकर्ता कौन है इसके? तो लीवेन हाक है। इसके कौन है? लीवेन हाक। ठीक है,
लीवन हॉक, ठीक है, हॉक है, ठीक है, लीवन हॉक हैं, ठीक है। और वायरस के खोजकर्ता कौन है, अभी बताया मैं, इवान बिस्की हैं। और कवक के खोजकर्ता कौन है बताइए। तो कवक के खोजकर्ता जो हैं हेनरी एंटोन डी वेरी हैं। कौन है, हेनरी एंटोन डी वेरी हैं, ठीक है। कौन है, हेनरी एंटोन डी वेरी, जिन्होंने जो है कवक की खोज कब किया था, तो 1858 में। और जो कवक की जो कोशिका झिल्ली होती है, जो किससे बनी होती है, तो आपकी काइटिन की बनी होती है। और लास्ट आपका है डी सहवाल। सहवाल क्या है, सहवाल के जो है एक इसको ग्रीक शब्द का जो क्या कहते हैं इसको फाइकोस था, ठीक है, इसका नाम था फाइकोस था। जबकि लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है, फ्यूकस होता है। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है, फ्यूकस होता है। और सहवाल के खोजकर्ता कौन है, तो प्लिनी द एल्डर हैं। कौन है, प्लिनी द एल्डर। मैं इनका नाम लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा, प्लिनी द एल्डर, ठीक है, एल्डर, ठीक है, एल्डर जो है इसके खोज करता है। ये किसके, ये विश्व में अगर भारतीय अगर पूछे, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो बालकृष्ण को, ठीक है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक जो है प्रोफेसर MOP अयंगर के वरिष्ठ छात्रों में से एक थे, ठीक है, कौन, बालकृष्णन, ठीक है, जो इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट कर चुके। चलते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ईस्ट कोशिका में मुख्य विकार होता है, बताइए। ईस्ट कोशिका में मुख्य विकार क्या है, मॉल्टेज है, जाइमेस है, एमाइलेस है, लाइपेज है। तो क्या है, तो जाइमेस है, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। लाइपेज और एमाइलेस का बताइए कार्य क्या है। तो जो एमाइलेज होता है उसको एमिलेज भी कहा जाता है। तो एमिलेज जो होता है ये एक एंजाइम किसको, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसे पचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज जो आपका फैट मतलब वसा को पचाता है, ठीक है। किसको, लाइपेज जो होता है एक एंजाइम फैट को तब पचा पाता है, बताइए लाइपेज कब जो है फैट को पचा पाता है, जब फैट पानी में घुलनशील होता है। किसमें, जब जल में घुलनशील होता है, तो फैट को पानी में घुलनशील जब हो जाता है तो उसका जो कार्य होता है पित्तरस द्वारा होता है, ठीक है। तो पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है, ठीक है। तो लाइपेज कब वसा को पचाता है, जब वह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 4। टेरिडोफाइटस को कहते क्या कहते हैं, असंवहनी पौधे कहते हैं, संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं, फेनरोगेम्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर इसका संवहनी अपुष्पोद्भिद कहा जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटर को क्या कहते हैं, तो असंवहनी अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। तो इनको जो वर्गों को जो पौधे होते हैं, टेरिडोफाइटस जो होते हैं, टेरिडोफाइटर प्रकार के जो पौधे, तो इनको 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। किसमें, अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, ठीक है। जो अपुष्पोद्भिद होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद पौधों को क्या कहा जाता है, तो क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। और पुष्पोद्भिद पौधों को क्या कहा जाता है, तो फेनरोगेम्स कहा जाता है, ठीक है। जो अपुष्पोद्भिद है तो इसमें क्या होता है, जब ये छोटे रहते हैं तो इसमें फूल और बीज का जो होता है एब्सेंट होता है। और पुष्पोद्भिद जो है जिनको फेनरोगेम्स कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, फूल बीज जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पे जो होता है, इनको जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो अब 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइटा आप जान चुके हैं, तो पहला क्या होता है, थैलोफाइटा होता है, और उसके बाद होता है ब्रायोफाइटा, तीसरे पे आपका आएगा टेरिडोफाइटा, और चौथे पे आएगा जिम्नोस्पर्म, और 5वें पे आएगा एंजियोस्पर्म आएगा, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइटा है आपका, इसमें क्या होता है, तना, जड़, पत्तियां जैसे होती है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो थैलोफाइटा है उसमें जड़, तना, पत्तियां क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा में जो होते हैं जड़ के समान एक जो है छोटी सी संरचना जो है आ जाती है। और उसके बाद जब टेरिडोफाइटा आता है उसमें जड़, चना, पत्तियां जो है सभी प्रेजेंट होती हैं। और जिम्नोस्पर्म में भी जो है प्रेजेंट होती हैं, और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होती है। जो एंजियोस्पर्म होता है वो सबसे हाई क्लास होता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होता है इसमें नहीं होता है। जबकि ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में क्या होता है, ठीक है। और इसमें कब होता है, तो निषेचन के बाद। और इसमें क्या है, ब्रायोफाइटा में जो है इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। और बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सभी में होता है। और जो आपके जैसे जिम्नोस्पर्म है इसमें बीज नग्न अवस्था में होता है। आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण ये बता देता हूँ कि आपसे अगर प्रश्न कभी पूछे कि किसमें जो है बीज नग्न अवस्था में होते हैं, किस वर्ग में, तो जिम्नोस्पर्म में। किसमें, जिम्नोस्पर्म
स्पर्म में बीज नग्न होते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो बीज के ऊपर क्या होता है, आवरण होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में बीज के ऊपर जो होता है आवरण होता है। तो मैं इनके एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि एंजियोस्पर्म के जो होते हैं आम, नीम, बरगद, अमरूद जैसे हो गए, बबूल हो गए, इन सब पे क्या होता है, बीज पे आवरण होता है। और जिम्नोस्पर्म है जिनके ऊपर नहीं होता है, तो जैसे साइकस हो गए, पाइनस हो गए, सिकोया। ठीक है, साइकस, पाइनस, सिकोया। और उसी तरह टेरिडोफाइटा है, इसका जो टेरिडोफाइटा है इसके जो एग्जाम्पल हैं क्या है, फर्न है, मर्सिलिया है, और उसके बाद क्या है, तो ट्राइप्टोस्टेरिस है। ठीक है, और आपका जो एक और आता है ब्रायोफाइटा, तो इसमें क्या होता है, तो रिक्सिया, मर्केसिया और फ्यूनेरिया। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मर्केसिया किस वर्ग के पौधे हैं, तो ये ब्रायोफाइटा के हैं, जैसे मास, मर्केसिया, रिक्सिया और फ्यूनेसिया। ठीक है, और आपका अगर पूछे थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, कवक आते हैं, शैवाल और लाइकेन आते हैं। ठीक है, मैं आपको पुनः बताता हूं, थैलोफाइटस के अंतर्गत कौन आता है, तो बैक्टीरिया, फंगस, कवक, शैवाल, लाइकेन, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, बताइए, कवक के रूप में, शैवाल के रूप में, जीवाणु के रूप में या घास के रूप में। तो किसके रूप में पाया जाता है, तो आपका जीवाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है, बताइए क्या है, एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है, या नाइट्रोबैक्टर है। तो क्या है आपका, तो राइट आंसर है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 7वां, लेग्यूमिनोसी मतलब मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल वर्णक क्या कहलाता है, बताइए, बैक्टीरियोविरिडन कहलाता है, लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है, या ऑप्शन डी क्लोरोबियम क्लोरोफिल्स कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए, तो राइट आंसर है इसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया है, बताइए, प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया कैसे, स्टेप्टोमाइसिन से, पेंसिलिन से, टेरामाइसिन से, उपरोक्त सभी। तो किसे किया गया है, तो पेंसिलिन। ठीक है, सबसे पहला जो खोजा गया एंटीबायोटिक क्या है, तो आपका पेंसिलिन है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में जलीय टेरिडोफाइटस हैं, बताइए, साल्विनिया एवं एजोला है, और सेलाजिनेला व लाइकोपोडियम है, या ड्रायोप्टेरिस एवं टेरिस है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो आपका साल्विनिया एवं एजोला होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। मैंने अभी आपको टेरिडोफाइटस के बारे में बताया था, मैं आपको पुनः एक बार और बता देता हूँ। इसमें एग्जांपल जो है टेरिडोफाइटस के वर्ग के अगर पौधों के बारे में अगर पूछे तो क्या है, मर्सिलिया है, और क्या है, इक्विसियम है, और क्या है, ट्रायोस्टेरिस है। ठीक है, ट्रायोस्टेरिस है। ठीक है, ये किसके हैं, तो ये आपके टेरिडोफाइटस के अंतर्गत आते हैं, और फर्न भी होता है। ठीक है, इसमें क्या जो है, इसमें जाइलम फ्लोएम सभी क्या होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, परंतु किसमें नहीं होते, थैलोफाइटस। थैलोफाइटस आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे अगर थैला आपका फटा है तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ खाली है, तो इसका मतलब जो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे आते हैं उसके अंदर का मतलब कुछ भी नहीं रहता, ना जाइलम फ्लोएम होता है, ना तो उसमें मतलब किसी प्रकार का, ना तो पत्ती, जड़, तना, मतलब कुछ भी नहीं होता है, फल, बीज, कुछ भी उसका जो होता है नहीं होता है। ठीक है, ये किसके बाद प्राप्त होते हैं, तो निषेचन के बाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ब्रायोफाइटस के अंतर्गत होता है जड़ के समान एक संरचना यहाँ से उत्पन्न होती है ब्रायोफाइटस से, और उसके बाद जो होता है टेरिडोफाइटस हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म, इन सब में विकसित होता चला जाता है। और पूर्ण रूप से विकसित कहाँ पे हो जाता है, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, मतलब हाई क्लास का जो पौधा है वो एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है फॉर्मेशन, ये उपस्थित होता है किसमें, ब्रायोफाइटस में, और टेरिडोफाइटस में भी होता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है भ्रूण का निर्माण होने लगता है, और किसमें, आपका टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, परंतु थैलोफाइटा में इन सब का निर्माण नहीं होता है। आप समझ गए कि सबसे लो क्लास का कौन सा पौधा होता है, तो थैलोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, क्रिसमस वृक्ष है, बताइए,
थूजा है, साइकस है, इफेड्रा है या एरोकेरिया है? तो क्या है? तो एरोकेरिया होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? बताइए किसे? ट्रांजिस्टर के, समकालिक परिपथ चिप के कारण, नैनो पदार्थ या अति संचालक के कारण? तो किसके कारण? तो समकालिक परिपथ चिप्स के कारण जो है इसको क्या किया जाता है? लघु रूपकरण संभव हो सकता है इसका। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, बताइए कैसे? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या उपरोक्त में से किसके द्वारा? तो सेमीकंडक्टर के द्वारा किसका? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विचार, ठीक है। इसमें जो आपको 5 जो प्रश्न जो उत्तर मिलेंगे, ठीक, प्रश्न के साथ जो है इसके उत्तर मिलेंगे, क्योंकि एक तरह का इसको मैं एक तथ्य के अनुसार रखा हूँ। ठीक है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस में किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कभी पूछे कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा। ठीक है, एमएस वर्ड का प्रयोग पदांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो पदांश जो डाटा होता है उसके संशोधन के लिए किया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। अगर आपसे कभी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर का पिता कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर की माता कौन है? तो लेडी एंडा एगस्टा। कौन है? लेडी एंडा एगस्टा है। ठीक है, और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। आप सभी लोग नोट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, गणना पर, मापन पर, विद्युत पर या लॉजिकल सिद्धांत पर? तो किस पर करता है? तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है आपके लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसमें? लॉजिकल सिद्धांत पर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15वां, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है? बताइए, डाई लेजर होता है, गेम्स लेजर होता है, अर्धचालक होता है या उत्तेज द्वि लेजर होता है? तो क्या राइट आंसर है? तो अर्धचालक होता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो होता है क्या किस प्रकार का होता है? तो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आपसे पूछा है नहीं। 3 जो होंगे आपके आउटपुट होंगे और 1 जो होगा आपका इनपुट के अंतर्गत आएगा। ड्रम पेन प्लाटर, माफी चाहूंगा, प्लाटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। तो क्या है? तो आपका डिजिटल कैमरा जो होता है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। जो आपको परिणाम प्रदर्शित कर दे तो वो क्या होते हैं? वो आउटपुट होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या है? आपके आउटपुट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर स्कैनर अगर आपसे पूछते तो इनपुट के अंतर्गत आता है। और मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ड्रम पेन प्लाटर ये भी आपका जो है क्या आउटपुट है। CRT मॉनिटर भी आपका ये है। ईयरफोन जो है आपको परिणाम तुरंत देता है। जब कोई उधर से बगल से अगर आपके बोलेगा तो ईयरफोन के माध्यम से क्या होता है? उसकी आवाज़ आपको डायरेक्ट सुनाई दी जाती है, मतलब परिणाम आपको मिल गया है। वो क्या कह रहा है, आप उसके परिणाम तक पहुंच गए हैं, तो वो क्या हो गया? तो आउटपुट हो गया। और जो आपको परिणाम नहीं देता है, ठीक है, जैसे माउस हो गया, स्कैनर क्या करता है? स्कैन आपको डायरेक्ट तुरंत तो देगा नहीं, जब तक वो प्रिंट नहीं करेगा, तो अंदर स्कैन करके उसको रख लेता है। तो क्या है? तो आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जैसे लेजर पेन हो गया, अगर आपसे पूछ दे लेजर पेन, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17वां, वर्ड प्रोफेसर स्प्रेडशीट उदाहरण किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का या इनमें से किसी का नहीं? तो किसका? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण होता है। कौन सा? वर्ड प्रोफेसर। ठीक है, स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18वां, यदि किसी के डोमेन नेम के जो आखिर में edu.us है तो यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या एक गैर लाभकारी संस्था है, ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षिक संस्था है या ऑप्शन डी USA मतलब अमेरिका में एक शैक्षिक संस्था है? तो ये क्या है? तो ये जो है आपका USA का जो एक शैक्षिक संस्था है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, एक डेटाबेस में फील्ड होती क्या? लेबल होती है, सूचना की तालिका होती है या संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह होता है या जानकारी की श्रेणी होती है? तो क्या होती है? तो वो जो होता है आपका एक डेटाबेस फील्ड जो होता है आपका जानकारी की श्रेणी होती है। क्या होती है? जानकारी की श्रेणी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20वां, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले
अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा, बताइए। इंटरनेट में, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या अपार्ट नेट। तो क्या है राइट आंसर? तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 21। पिछले दिनों भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व में पहली बार प्रत्यारोपण लायक कृत्रिम किडनी का निर्माण किया है, ठीक है। कौन? भारतीय मूल के जो एक नागरिक हैं, मतलब भारतीय के, परंतु अमेरिका में वैज्ञानिक जो हैं के रूप में काम करते हैं। किसका निर्माण किया है? तो एक किडनी का, जो रक्तचाप नियंत्रण, विटामिन डी निर्माण व रक्त की सफाई समेत किडनी के लाभ, ठीक है, माफी चाहूँगा, किडनी के लगभग सभी कार्य करने में सक्षम है। तो यह कृत्रिम किडनी बनाने वाला प्रमुख वैज्ञानिक कौन है, बताइए। सुओ राय हैं, एन राय हैं, सुमित राय हैं या योगेश राय हैं? तो कौन आपके? तो सुओ राय हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 22। अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अंडों के अंतःपात्र मतलब इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या तो बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन, ठीक है, माइटोकांड्रियल रिप्लेसमेंट, चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका को, माइटोकांड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, ठीक है, पहला कथन है। और दूसरा, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता पिता जो है माता से जाता है, ना कि पिता से, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के माता हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो किससे जाएगा? पिता को अगर होगा तो पुत्र में नहीं जाता। अगर माता को है, जो भी गुणसूत्र होता है माता के द्वारा ही जो जन्मजात रोग मिलते हैं तो माता से ही मिलते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कथन कौन सा केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो क्या राइट? तो इसके द्वारा जो आपका दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ना कि पिता जाता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23वां। पुनः संयोजित, ठीक है, वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीन के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला कहता है कि जो ये है आपका पुनः संयोजित, ठीक है, रिकॉम्बिनेट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में है। इन वैक्सीन के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कहता है जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक मतलब वेक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो अब बताइए कथन एक सही है, मतलब केवल एक, और ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ना तो एक ना तो दो, और ऑप्शन डी, अरे माफी चाहूंगा, सी कहता है कि एक दो दोनों सही है, और डी कहता है ना तो एक ना तो दो। तो क्या राइट आंसर? तो आपका जो है दोनों बिल्कुल इस कथन के बारे में सही है, ठीक है। किसके बारे में? तो वेक्टर वैक्सीन से संबंधित, ठीक है, इसके बारे में दोनों कथन बिल्कुल राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पुनः वही है, तो प्रतिजन वह पदार्थ है, प्रतिजन कैसा पदार्थ है? प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उत्पादित होता है, ठीक है। आपसे पूछे कि कौन सा प्रतिपिंड जो निर्माण में कौन सा पदार्थ, वह पदार्थ कौन सा है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त होता है? कौन होता है? तो आपका प्रतिजन होता है, ठीक है। कौन सा? प्रतिजन होता है, ठीक है। हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया क्या है? जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। क्या है? हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है जिससे मोनोक्लोनी, ठीक है, मोनोक्लोनीय प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो मोनोक्लोनीय प्रतिरक्षियों के वाणिज्य के उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिडोमा जो है तकनीक के विकास के लिए जी कोलर, इसका विकास किसने किया है? तो जी कोलर एवं सी मल्टिना को 1984 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इसके लिए हाइब्रिडोमा तकनीक के लिए, ठीक है। और विकल्पी जो है एले एक ही जीन के दो या उससे अधिक वैकल्पिक रूप हैं, ठीक है, जो कि एक ही लक्षण में विपर्यासी जो हैं विपर्यासी जो हैं रूप से उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कि नहीं, किसी आनुवंशिक रोग अथवा किसी अर्जित विकार को ठीक करने के उद्देश्य से कोशिका से संबंधित जीन को सामान्य प्रकारात्मक विकल्पी क्या का प्रवेश कराना क्या कहलाता है उसको? तो जीन थेरेपी कहलाता है, ठीक है। क्या अगर कभी पूछे कि विकार को ठीक करने के लिए उद्देश्य से कोशिका से संबंधित जीन में सामान्य प्रकारात्मक मतलब एले मतलब उसको विकल्पी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में का प्रवेश कराना है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो जीन थेरेपी कहलाता है, ठीक है। संश्लेषित प्रोब जो है जिन्हें समानता रोग आदि के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है तो अधिकांशतः वो क्या है?
तो अधिकांशतः आपका क्या होता है, तो फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछे संश्लेषित प्रोब जिन्हें सामान्यतः रोग आदि के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25वां, जय कृषि में लगा हुआ किसान निम्नलिखित में से किस खाद का उपयोग कभी नहीं करेगा, बताइए किसका नहीं करेगा, मतलब तीन का करेगा, कंपोस्ट, स्यूज, स्लाज, गोबर, यूरिया। तो किसका नहीं करेगा, तो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि यूरिया जो होता है हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, किसी जीवाणु के उपयोग से कोयले में से अकार्बनिक सल्फर का निष्कासन किया जा सकता है, कैसे, थायोबैसिलस से, बैसिलस से, स्ट्रेप्टोकाकस से, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो थायोबैसिलस के द्वारा जो है इसका कार्बनिक सल्फर का निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27, अधोलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव यूरेनियम का निष्कर्षण अपने शुष्क भार में करते हैं, बताइए, बैसिलस प्रजाति करते हैं, या लेप्टोनिक्स प्रजाति करते हैं, या थायोबैसिलस, या राइजोपस एराइजस करते हैं। तो कौन करते हैं, तो राइजोपस एराइजस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 28, माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या है, बताइए, शैवाल एवं कवक महासहसंग है, या कवक एवं जीवाणु सहसंग का है, या कवक एवं किसी पौधे के जड़ों से सहसंग है, या ऑप्शन डी शैवाल कवक एवं जीवाणु सहसंग है। तो क्या राइट आंसर, तो आपका जो है कवक एवं किसी पौधों या पौधे, माफी चाहूंगा, कवक एवं किसी पौधे के जड़ों से सहसंग है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है पौधे ही है। ठीक है, ये क्या है, ये पौधे हैं, ना कि पौधे में लिख देता हूँ पौधे, ये हमारे टाइप महोदय के द्वारा जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो पौधे हो गया। ठीक है, क्या है, ये पौधे हैं। ठीक है, पौधे के जड़ों से सहसंग है। ठीक है, माइकोराइजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, मृदा में उपस्थिति कौन से सूक्ष्म जीव मृदा के अघुलनशील फास्फेट लवणों को घुलनशील लवणों में रूपांतरित करके फसलों को उपलब्ध कराते हैं, बताइए कौन करता है, थायोबैसिलस कहलाते हैं, या साइनोबैक्टीरिया करते हैं, या ये जो स्पिरिलियम कहते हैं, या राइजोबियम कहते हैं। तो क्या है उसे कहते हैं, तो थायोबैसिलस जो है ये फसलों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 30, बैसिलस थ्यूरिजिएसिस नामक जैव कीटनाशक हेलिकोवर्ट, ठीक है, हेलिकोवर्ट नामक कीट को लक्ष्य बनाता है। इस कीट के नियंत्रण से मुख्यतः किस फसल की रक्षा की जाती है, बताइए, किसकी, धान की जाती है, या गेहूं की, मूंगफली की, या कपास की। तो किसकी की जाती है, तो आपकी कपास की जो है रक्षा की जाती है। किस कीट जो है, हेलिकोवर्ट नामक कीट की, ठीक है, लक्ष्य बनाता है, जो इसका नियंत्रण किसे करता है, तो कपास की फसलों की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, बताइए, चंद्रशेखर वेंकटरमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, किसके, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, इनके जो है इनके सम्मान में नाम रखा गया। ठीक है, एक्सरे दूरबीन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, आप इसको सुमिलित करना, एक तरफ संस्थान दिया है और दूसरी तरफ स्थान दिया है। ठीक है, तो बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस ये कहाँ पे है इसका, तो आपका ये बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, ये हो गया स्थान। ठीक है, इसके, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है, तो आपका मुंबई में है। कहाँ पे, तो मुंबई में। ये आपका बी हो गया। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, बताइए कौन से, तो लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख, ये आपका सी हो गया। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे, तो बताइए सभी लोग, तो रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की आपका डी हो गया। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला जो है आपका कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे, आपका दिल्ली में है। और लास्ट आपका F है, प्रथम भारी पानी संयंत्र जो है आपके पंजाब में है। ठीक है, ये आपका F हो गया। तो आप सभी इसकी साइड हो गया BACEDF। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, सूची 1 व सूची 2 को, एक तरफ है ऊर्जा का रूपांतरण और दूसरा तरफ है युक्ति या प्रक्रम। ठीक है, उष्मा से वैद्युत में जो परिवर्तित करता है तो कौन करता है, तो लाउड स्पीकर। ठीक है, ये आपका, माफी चाहूंगा, उष्मा से वैद्युत जो होता है कौन करता है, तो आपका सोलर करता है। ठीक है, सौर सेल करता है। ठीक है, ये आपका ए हो गया। ठीक है,
वैद्युत से अगर ध्वनि पूछे तो ये करता है, ठीक है, लाउड स्पीकर, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ठीक है, आप सबकी नोट कर लीजिए। द्रव्यमान से ऊष्मा जो है कौन करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और रासायनिक से ऊर्जा एवं प्रकाश में कौन करता है, तो आपका ईंधन दहन करता है, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके सी बी ए टी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 34। लेजर बीम का उपयोग होता है, बताइए, कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में। तो किस में होता है, तो आपकी आंख की चिकित्सा में होता है, ठीक है। और कैंसर में क्या किया जाता है चिकित्सा में, तो कीमोथेरेपी, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, आपसे नहीं पूछा तो आप इसको इंडिकेट किया। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो आप सभी लोग को पता होगा क्या, तो इस प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, तो राइट आंसर आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 36। लेजर का पूर्ण रूप है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए है लॉग एम्प्लीफिकेशंस बाइट स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या ऑप्शन बी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, या लोकली एम्प्लीफाइड स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन है, ऑप्शन डी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड जो है एमिशन ऑफ रेडियो है। तो क्या इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, बताइए, खगोल शास्त्र में, जेनेटिक्स में, कृषि में या एंथ्रोपोलॉजी में। तो क्या, तो आपका खगोल शास्त्र में, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38। भौतिकी की किस शाखा के में जो अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, बताइए, फील्ड थ्योरी में, पार्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में या परमाणुवीय भौतिकी में। तो किस में किया जाता है, तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में है, और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मतलब समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है, और अंटार्कटिक स्टडी सेंटर मतलब अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र आपका बेंगलुरु में। बताइए, इसमें गलत आपका पूछा था, आप इसको निकल लीजिए। तो क्या, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो अंटार्कटिक स्टडी सेंटर मतलब अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र आपका कहाँ है, तो नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन, ठीक है, स्पिट्सबर्गेन द्वीप में स्थित है, ठीक है। इसको कब भारतीय के द्वारा 2008 में भारतीय वैज्ञानिक जांच केंद्र के रूप में जो है इसको कार्य करता है, ठीक है। तो आप सभी नोट करिए कहाँ पे है, तो आपका नॉर्वे में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नॉर्वे, ठीक है, ये आपका गलत है, बेंगलुरु में नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन, बताइए, विशेंद्री पॉल हैं, या जुनको तंबाई हैं, या वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं, या सैली राइड हैं। तो कौन है, तो आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 41। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं, बताइए, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, या बलूचिस्तान के, या पंजाब के। तो कहाँ के, आपके पंजाब के, ठीक है, ये जो पाकिस्तान पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ के बने, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं ये करंट से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42। हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना, बताइए, डेनमार्क बना है, लक्समबर्ग बना है, स्वीडन बना है, या स्विट्जरलैंड बना है। तो कौन बना आपका, तो स्वीडन बना है, ठीक है, किसका, नाटो का सदस्य, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश कौन सा बना है, बताइए, पनामा, केन्या, जापान या स्वीडन। तो कौन बना आपका, तो पनामा बना है, ठीक है, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में किस नाम से पहले रोबोट शिक्षक लॉन्च किया गया, बताइए, आइरिस, इनरिस, केरलम या केबूट। तो कौन है, तो आइरिस से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। हाल ही में अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया, बताइए, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कौन, तो भारत, ठीक है,
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 46, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाकर आईएनएस जटायु को तैनात किया, बताइए। मिनिकॉय लक्षद्वीप में, रास आइलैंड अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान जो है अंडमान निकोबार, और इल्कम आंध्र प्रदेश। तो कहाँ किया है, तो आपका मिनिकॉय लक्षद्वीप में, ठीक है। किसको, तो जटायु, आईएनएस जटायु को तैनात किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की, बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो किसने, तो झारखंड सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया, बताइए। मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता या वाराणसी। सभी लोग को पता होगा कहाँ पे, तो आपके कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चलते नेक्स्ट प्रश्न 49, किस राज्य में स्थित गोरा खदान एशिया की सबसे बड़ी जो है कोयला खदान बनी, बताइए। छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, आंध्र प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की। तो कौन, तो आपके छत्तीसगढ़ की, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50, हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। मरियम नवाज, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तो कौन है, तो शहबाज शरीफ बने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज छठ पूजा का पर्व है, तो मैं आपको पुनः एक बार जो है आपको छठ पूजा की जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी की जो है सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो, आप जल्दी से जल्दी सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।